हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 डेज क्रैश कोर्स और ये आपका डे 13 है। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो यूनिट 9 है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। और ये जो भी टॉपिक्स आपके रिमेनिंग थे जो मैंने डे 12 में नहीं कराया था वो सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक है आपका वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये जो आपका एक्ट है ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखिए, ब्रीफ में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी और डिटेल में मैंने ऑलरेडी बेसिक वीडियोस में दिया हुआ है। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो एक्ट है ये किस लिए बनाया गया है। तो ये एक्ट आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड इम्प्रूवमेंट देता है एनवायरनमेंट के लिए, और जो भी मैटर्स होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो सारे मैटर्स इसमें कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वो हेल्ड की गई थी स्टॉकहोम में जून 1972 में, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। और वहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो उसके बाद फिर इंडिया ने सोचा कि हमें एक ऐसा एक्ट बनाना चाहिए जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो और जिसमें ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में वो सारी चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये आपके ब्रीफ में हिस्ट्री है अबाउट दिस एक्ट। तो इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं? इस एक्ट को बोला जाता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये आप ध्यान में रखिए। ये जो एक्ट है ये पूरे ही इंडिया पे अप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल नहीं है, ये होल इंडिया को कवर करेगा। जो इसकी डेफिनेशंस हैं इस एक्ट में, जब आप एक्ट पढ़ोगे, यहाँ तक कि जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं, जब वो नोट्स पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि डिफाइन की गई हैं इस एक्ट में। मतलब ये जो एक्ट है ये अपने आप कुछ डेफिनेशंस को डिफाइन करता है। वो डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें डिफाइन की गई हैं? एनवायरनमेंट को डिफाइन किया गया है, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट को डिफाइन किया गया है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डिफाइन किया गया है, हैंडलिंग को डिफाइन किया गया है, हैजार्डियस सब्सटेंस, ऑक्यूपायर, प्रिस्क्राइब्ड। ये आपके कुछ टर्म्स हैं जो कि इन्होंने उस एक्ट में डिफाइन किए हैं। अब ये टर्म्स क्या हैं, इनको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, उसके लिए आपको एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आप नोट्स उठा लीजिए, नोट्स से पढ़िए, या फिर जो मैंने वीडियोस आपको दी हैं वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट। तो इस एक्ट में ये भी बताया गया है कि कौन कौन सा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट उठा सकती है फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ इसमें अपॉइंटमेंट भी बताया गया है कि किसके पास पावर है ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की, और उन ऑफिसर्स के क्या पावर होंगे और क्या फंक्शंस होंगी। तो इसको मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ यहाँ पे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सिर्फ उसी के पास ये उसके पास कैपेसिटी होती है, ये पावर होती है कि वो ऑफिसर्स को अपॉइंट करे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। जो भी पावर टू गिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे पावर दी जाती है उन ऑफिसर्स को एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो प्रॉपर डायरेक्शंस दें कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है रूल्स टू रेगुलेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रूल्स भी बताए गए हैं इस एक्ट में कि कौन कौन से रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं अगर हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रेगुलेट करना चाहते हैं, उनको कम करना चाहते हैं। और इन रूल्स को काफ़ी टाइम पे इनको अमेंड भी किया जा सकता है, और इस अमेंडमेंट के लिए आपको बिल पास करना होता है जो कि आपको पार्लियामेंट में पास कराना होता है, और उसके बाद ही आपके ये रूल्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबैटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशंस जो हैं उनका प्रिवेंशन कैसे होगा, उनका कंट्रोल कैसे होगा। देखिए, ये सारे की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जो उस पूरे एक्ट में है। एक्ट अगेन बहुत बड़ा है तो उस एक्ट को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने बेसिक वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपको काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट आपका आता है पर्सन्स कैरिंग ऑन इंडस्ट्री ऑपरेशन एक्सेट्रा नॉट टू अलाउ एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड। तो इस इस एक्ट में बहुत अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स भी इन्होंने डिफाइन किए हैं कि क्या एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए हर एक इंडस्ट्री के लिए जो एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे ऑपरेशन कर रही हैं, वहाँ पे वो अपनी एक्टिविटीज़ कैरी आउट करी हैं, तो वहाँ पे वो कितना पोल्यूशन कर सकते हैं, किससे ज़्यादा वो पोल्यूशन नहीं कर सकती हैं, या अगर उससे ज़्यादा वो पोल्यूशन कर रही हैं तो उनको क्या चार्जेस देने पड़ेंगे, क्या मेजर्स उनको लेने पड़ेंगे, किस तरीके से उनको जो भी आपके
टैक्सेस हैं, प्लस कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि वो पोल्यूशन लेवल उनका कम हो। इस तरीके के बहुत सारे इन्होंने जो पॉइंट्स हैं वो वहाँ पे उन्होंने एक्ट में दिए हैं। पर्सनस हैंडलिंग हैजार्डियस सब्सटेंसेस टू कंप्लाई विद प्रोसीजरल सेफगार्ड। इसके साथ साथ जो भी हैजार्डियस सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि केमिकल हो गया आपका, वो सारे सब्सटेंस जो होंगे उनको अगर कोई पर्सन हैंडल कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या सेफ गार्ड होनी चाहिए, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे मेंशन है इस एक्ट में। फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू अथॉरिटीज़ एंड एजेंसीज इन सर्टेन केस। कोई भी केस है तो कोई भी किसी भी कुछ आप केसेस ले सकते हैं, वहाँ पे एक्ट में मेंशन है उस केसेस में किस तरीके की इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज़ को देनी है एंड एजेंसीज को देनी है, इसके बारे में भी वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है एक्ट में। पावर्स टू एंट्री एंड इंस्पेक्शन। इसके साथ साथ जो ऑफिशियल्स हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं, उनको कुछ पावर दी गई है कि वो किसी भी बिल्डिंग में जाके वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उनको किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका पावर टू टेक सैंपल एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन कनेक्शन देयरविद। तो इसके साथ साथ उनको ये भी पावर दी गई है कि वो जाएंगे वहाँ पे जाकर वो सैंपल्स ले सकते हैं, सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं और जो भी प्रोसीजर उनको लेनी है वो प्रोसीजर वहाँ पे जाकर ले सकते हैं। एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज को भी सेटअप करने का यहाँ पे एक क्लॉज है इस एक्ट में कि बहुत सारी एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज सेटअप होंगी ताकि जो हम सैंपल्स ले रहे हैं या जो भी हमें प्रोसीजर फॉलो करना है वो वहाँ पे इजीली कैरी आउट किया जा सके। गवर्नमेंट एनालिस्ट भी बनाए जाते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट देनी होती है। गवर्नमेंट जो एनालिस्ट होते हैं वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को। पेनल्टीज़ भी होती हैं कुछ, जिन्होंने इस प्रोविजंस को नहीं माना, इन एक्ट्स को नहीं माना या ऑर्डर्स और डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया, उनके लिए क्या पेनल्टीज़ होंगी, इसके बारे में भी एक्ट में डिफाइन किया गया है। ऑफेंसेस बाय कंपनीज, कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं जो कंपनीज कर सकती हैं, उन केस में क्या पेनल्टीज़ होंगी। ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है कौन कौन से उनके एक्ट को हम ऑफेंस मानेंगे। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कोई गुड फेथ में अगर कोई चीज़ कर रहा है तो उसके लिए क्या मतलब क्या किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये भी इस एक्ट में दिया हुआ है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स दिया गया है। मेंबर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एंड द अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 टू बी पब्लिक सर्वेंट। इसमें ये भी बोला गया है कि जो भी इसके मेंबर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे या एम्प्लॉयज़ होंगे वो पब्लिक सर्वेंट के अंडर में आएंगे। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन के बारे में भी बताया है। इफेक्ट ऑफ अदर लॉज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके क्या इफेक्ट होंगे इस लॉ के ऊपर। पावर टू मेक रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी रूल्स अगर आप इसमें बना रहे हैं, कोई भी एडिशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उसको आपको पार्लियामेंट में पास कराना होगा। तो ये सारे जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस एक्ट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम NAPCC बोलते हैं। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया रिलीज्ड इट्स मच अवेटेड नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज ऑन June 30, 2008। तो बेसिकली 2007 में इन्होंने अनाउंस किया था इंडियन गवर्नमेंट ने कि हम एक प्लान लेकर आएंगे जो कि हमारा नेशनल प्लान होगा और जिसमें हम क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे एंड अडेप्ट करेंगे, मिटिगेट करेंगे एंड अडेप्ट करेंगे। मतलब उससे हम जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, प्लस हम मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जो हैं, जो हमारी बचाव की स्ट्रेटजीज हैं वो भी हम फॉलो करेंगे। और ये आपका इम्प्लीमेंट हुआ June 30 को 2008 में। इसके बाद ये जो एक्शन प्लान था इसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए गए, नंबर ऑफ स्टेप्स लिए गए और उसमें इंडिया का डेवलपमेंट हुआ और मतलब इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स से। तो ये जो NAPCC है आपका, ये बहुत सारे मेजरमेंट देता है। इसके 8 मिशंस हैं जो कि फॉलो करने होते हैं, जिसमें आपका वो 8 मिशंस क्या हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है, नेशनल वाटर मिशन है। तो ये सारे 8 जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद करने हैं और इसका डिटेल में अगर आपको डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप बेसिक वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको डिटेल में मिल जाएगा कि हर एक मिशन में क्या आता है, ठीक है, या हर एक मिशन की क्या मीनिंग है। नेक्स्ट आपका 5th मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया मिशन।
नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये 8 कोर एरियाज बनाए गए NAPCC में, और बोला गया कि ये जो 8 कोर एरियाज हैं उसी में हमें काम करना है और उसी में हमें मतलब NAPCC का ये मेजर वर्क रहेगा। इसके अलावा NAPCC कुछ और इनिशिएटिव्स भी लेकर आई है और वो भी काम करती है, उस फील्ड में भी काम करती है, जिसमें आपका पावर जनरेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी एफिशिएंसी है, एंड प्रपोजल फॉर हेल्थ सेक्टर है, एंड इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब इन पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन है, डिफरेंट पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन है। उसके साथ साथ पावर जनरेशन के फील्ड में भी काम करिए NAPCC, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में भी काम करिए, एनर्जी एफिशिएंसी के फील्ड में काम करिए, और हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रही है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट या फिर एफर्ट्स की, और इसमें सबसे पहले आपका आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ये एक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल है जिसको यूनिवर्सल रेक्टिफाई किया गया था। अब यूनिवर्सल रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है, पहले तो समझ लीजिए कि रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को साइन करना और उसको लीगल बनाना। अब ये प्रोसेस होती क्या है, देखिए, रेक्टिफाई करने के लिए जब भी कोई एग्रीमेंट होता है, जो UN का एग्रीमेंट है, और उसको हर कंट्रीज मानती है, मानना चाहती है या मानती है, या फिर उनको दिया जाता है कि आप इसको साइन कर सकते हो अगर आप चाहो ज्वाइन करना, या फिर आप इनको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो उसमें 2 प्रोसीजर होती है। पहला होता है एग्री होना और दूसरा होता है रेक्टिफाई होना। मैं आपको ये क्यों समझा रही हूँ, ताकि आगे अभी मैं ये वर्ड बोलूँगी तो आप कंफ्यूज ना हो। रेक्टिफाई करना, तो जब एग्री करने का मतलब है कि कोई कंट्री उसको देखती है, एक्सेप्ट करती है, और फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में कदम उठाने की कोशिश करती है, बट अभी वो रेक्टिफाई नहीं हुआ है। रेक्टिफिकेशन तब होता है जब वो पूरी तरीके से लीगल हो जाता है। अब हर एक कंट्री के अपने खुद के कुछ लॉज होते हैं। जैसे इंडिया में मान लीजिए कि किसी चीज़ को रेक्टिफाई करना होगा तो उसको दोनों हाउसेस में पास कराना होता है, या कभी कभी अगर आपको एक हाउस में मेजॉरिटी मिल जाती है तो दूसरे हाउस में आपको उसको पास नहीं कराना होता है। इस तरीके से कुछ सर्टेन सिचुएशन है, मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट अगर आप रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस देखना चाहते हैं तो आप नेट पर उसको सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से हर एक कंट्री का अपना एक रेक्टिफिकेशन का प्रोसीजर होता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, वहाँ पे कुछ रेक्टिफिकेशन का प्रोसीजर है, या आपका यूरोपियन यूनियन हो गया। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हर एक कंट्री को उसको एक्सेप्ट करने के बाद ही यूरोपियन यूनियन में वो पास होता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है रेक्टिफिकेशन की, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है। अब इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम यूनिवर्सल रेक्टिफाई क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो प्रोटोकॉल था आपका, इसको बहुत सारी कंट्रीज़, ऑलमोस्ट सारी ही कंट्रीज़ ने इसको रेक्टिफाई किया था, मतलब अपनी कंट्री में इसको लीगल बनाया था। अब ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको हर एक कंट्री ने एक्सेप्ट किया, और ना ही सिर्फ एग्री हुए, उसको रेक्टिफाई भी किया। इसलिए इस प्रोटोकॉल का बहुत ज़्यादा महत्व है, और अपने आप में ये प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। तो चलिए, ये है किस चीज़ के बारे में, इसके लिए बात कर लेते हैं। तो ये आपका अर्थ की ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और एलिमिनेशन के लिए है ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, जिसको ODS बोलते हैं। अब आगे मैं सिर्फ ODS बोलूँगी, आपको समझ जाना है कि मैं ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस की बात कर रही हूँ या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात कर रही हूँ, दोनों सेम ही चीज़ है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं आपके, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, जिनकी वजह से ओजोन लेयर खराब होती है, या वो जो उसमें होल होता है वो ओजोन लेयर की वजह से ही, मतलब इन ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस की वजह से ही होता है। तो ये जो आपकी, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से UV रेडिएशन अर्थ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होती है, और प्लस ह्यूमन एंड एनिमल्स जितने भी हमारे हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी के लिए ये ट्रीटी बनाई गई थी, ये प्रोटोकॉल बनाया गया था, ताकि सारी कंट्रीज एक साथ आकर ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करें। तो इसका अडॉप्शन कब हुआ था, 1987 तक, और 2014 तक ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इसको माना गया। और ये माना गया कि 2014 का अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पे डेटा की बात की जा रही है 2014 के, कि 98% ऑफ कंट्रोल्ड ODS ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, इनको एलिमिनेट कर दिया गया है। ओके, और इसके साथ साथ जो डैमेज है ओजोन लेयर का, जो डैमेज अभी तक क्रिएट हुआ है, जो ओजोन लेयर में इतना बड़ा होल बना है, वो धीरे धीरे करके रिवर्स हो रहा है, मतलब उसको वो और ज़्यादा क्रिएट हो रही है ओजोन लेयर की जो लेयर है। ओके,
देन इम्पॉर्टेंट चैलेंज अभी भी बचा हुआ है, इसमें बहुत सारे चैलेंज है। चैलेंज क्या है? चैलेंज मेनली ये है इसका कि जिस गैसेस को हम एलिमिनेट करने की बात करें, जिन सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने की बात करें, उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास उनके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो। मतलब जो हम रेफ्रिजरेटर में गैसेस यूज़ करते हैं, एयर कंडीशन में गैसेस यूज़ करते हैं, एंड फोम प्रोडक्ट्स में जो हमारे फोम प्रोडक्ट है, वो सारी चीज़ें उनको अगर हमें एलिमिनेट करना है, उनको ख़त्म करना है हमें कम्प्लीटली, तो उसके लिए हमें क्लीन एनर्जी चाहिए, उनके क्लीन ऑल्टरनेटिव्स चाहिए, और वो क्लाइमेट फ्रेंडली भी होने चाहिए ऑल्टरनेटिव्स। ये हमारा मेजर चैलेंज है और इस फील्ड में काम किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो ये आपका कब आया था? ये वियना कन्वेंशन में आया था, प्रोटोकॉल फ्रेम हुआ था, और इसको इंटरनेशनल ट्रीटी मानते हैं। और इसमें आपका क्या था कि इसमें हम फेज आउट करेंगे उन सारे सब्सटेंसेस को जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन के डिप्लीशन के लिए। इट वॉज एग्रीड ऑन 16 सितंबर 1987 और फोर्स में कब आया है? 16 सितंबर 1989 में। फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई थी हेलसिंकी में, जो कि मई 1989 में हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है, इसकी वजह से जो ओजोन लेयर है अंटार्कटिका में, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो ओजोन लेयर है ये अंटार्कटिका में पड़ती है, और इसी वजह से अंटार्कटिका का जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस ओजोन लेयर जो हमारी जो खराब हो गई है उस वजह से भी ये प्रॉब्लम है अंटार्कटिका पे, ये क्रिएट हो गया है वहाँ पे। तो ओके, तो ये स्टार्ट हो गया रिकवर करना। अब अगर हम बात करें जो प्रोजेक्शंस हैं हमारे, जो हमने सोचा, जो हमें डेटा मिला है आगे का, वो ये है कि अगर अभी जितना काम चल रहा है इस फील्ड में उतना ही काम चलता रहे, उसी तरीके से हम अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें, तो 2050 से 2070 के बीच में ऑलमोस्ट 1980 के बराबर की ओजोन लेयर हो जाएगी, उतनी ज़्यादा रिकवर हो जाएगी ओजोन लेयर। ओके, नेक्स्ट अब की पॉइंट्स क्या हैं ये देख लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 197 कंट्रीज़ ने साइन किया है। अब ये इसीलिए इसको यूनिवर्सल रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 समथिंग कंट्रीज़ हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, और 197 कंट्रीज़ ने इसको रेक्टिफाई किया है, इसको इसको लीगल माना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरमेंटल ग्लोबल एक्शन है अभी तक का। साइन की गई थी इसको 1987 में, और अमेंड इसको 2 बार अमेंड भी किया गया है, 1990 में एंड 1992 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, इसमें कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको बैन लगाने की बात की जाती है, जिसमें आपका ओजोन डैमेजिंग केमिकल आते हैं, जिसमें CFS आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं, एंड HCFCs भी आते हैं, एंड हलोन आता है। ये सारी गैसेस जो हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं जिनको बैन किया जाता है। इसके अलावा इसमें प्रोडक्शन को स्टॉप करने की बात की जाती है कि जो भी ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस हैं उनके इंपोर्ट एंड प्रोडक्शन को हम कम्प्लीटली बंद कर देंगे। जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं वो जो या हेलोजिनेटेड ओजोन डिप्लीशिंग सब्सटेंसेस हैं, जिनको हम ODS बोलते हैं, ये मैन मेड केमिकल होते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रियो समिट के बारे में। देखिए, रियो समिट क्या है? रियो समिट एक कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो डी जेनेरियो में, और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम UNCED बोलते हैं। टाइम फ्रेम जो इसका था वो था 3 to 14 जून 1992। उसके बाद इसको रियो समिट भी बोलते हैं, या फिर इसमें एक अर्थ समिट हुई थी, जहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के एंड डे पे एक अर्थ समिट हुई थी, जिसको हम रियो समिट बोलते हैं या अर्थ समिट बोलते हैं। उस दिन में ऑलमोस्ट 105 नेशंस के लीडर्स जो थे, वर्ल्ड लीडर्स, वो एक साथ गैदर हुए थे और उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे बात करी थी। फोकस क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? ये था कि ग्लोबल एनवायरनमेंट के ऊपर एंड रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक, साइंस एंड एनवायरनमेंट इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ये इसका फोकस था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो थी इसको रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट भी बोलते हैं, या फिर रियो समिट बोलते हैं, या रियो कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, या अर्थ समिट बोलते हैं। तो ये सारे जितने नाम हैं इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट भी आ सकता है और इनडायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जो डेट था वो मैंने आपको बता दिया, कहाँ पे हेल्ड हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए। रियो डी जेनेरियो में हुआ था और 3 to 14 जून 1992 में हुआ था।
Earth Summit was created as a response for member state to cooperate together internationally on developmental issues after Cold War. इससे पहले ही आपकी कोल्ड वॉर हुई थी और इन्होंने अर्थ समिट क्यों कंडक्ट कराया था यूएन ने, उसका पर्पस ये था कि सारे जितने मेंबर स्टेट्स हैं वो एक साथ आकर इंटरनेशनली जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं उस पर बात करें। तो इन 2012 यूएन जो आपका यूएन का कॉन्फ्रेंस है वो हेड हुआ था रियो में। और देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपका 1992 का भी रियो समिट बोलते हैं और एक 2012 को भी रियो समिट बोलते हैं, जिसको रियो अर्थ समिट भी बोलते हैं। बस अंतर क्या है, उसको आपका रियो समिट बोलेंगे और इसको रियो अर्थ समिट 2012 बोलेंगे, ओके, या फिर रियो +20 बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो टाइम है वो है 13 to 22 जून। इश्यूज़ क्या क्या यहाँ पे एड्रेस किए गए थे, देखिए वहाँ पे मैंने बात कर ली ऑलरेडी कि क्या इश्यूज़ थे। डेवलपमेंट की बात की गई थी, रिलेशनशिप की बात की गई थी, इकोनॉमिक साइंस एंड एनवायरनमेंट की बात की थी और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात की गई थी, ग्लोबल एनवायरनमेंट की भी बात की गई थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके जो इश्यूज़ हैं उसमें आपके सिस्टमैटिक स्क्रूटनी ऑफ पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन है, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, न्यू रिलायंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एंड ग्रोइंग इश्यूज ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर है। ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसकी मेजर अचीवमेंट क्या थी 2012 वाले की, तो इसकी इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी आपकी क्लाइमेट चेंज। जो समिट हुआ था उसमें एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं या फिर पेरिस एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो आपका ये जो अर्थ समिट है इसलिए हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि इसका जो एग्रीमेंट था वो फ्रेम हुआ था एज पेरिस एग्रीमेंट, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनदर एग्रीमेंट, एक और चीज़ यहाँ पे बात हुई थी वो ये थी कि जितने भी इंडिजीनियस पीपल हैं पूरे वर्ल्ड में उनकी लैंड पे कोई नहीं जाएगा और उसको डिग्रेड नहीं करेगा, उनका जो एनवायरनमेंट है वो वैसे ही रहने दिया जाएगा और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो कल्चरली इनअप्रोप्रिएट है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि समिट का आउटकम था या इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी। 5 सेपरेट एग्रीमेंट्स बनाए गए रियो अर्थ समिट में, जिसमें आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप कह लीजिए ये 5 एग्रीमेंट्स हैं, इनको आपको याद करना है। पहला है आपका द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नेक्स्ट है आपका द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फोर्थ है आपका द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एंड फिफ्थ है आपका एजेंडा 21 अ ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं जो कि रियो अर्थ समिट में बनाए गए थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जिसको हम CBT बोलते हैं, इसको बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी बोला जाता है। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। इसके 3 इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। पहला है आपका द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड है आपका द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड थर्ड है आपका द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे, जितने भी इसके कंपोनेंट हैं बायोडाइवर्सिटी के या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, उसको हम बहुत ही अच्छे से यूज़ करेंगे, मतलब उसको सस्टेनेबल यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं कि हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। उसके बाद फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स की भी बात की गई है कि जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उसकी फेयर शेयरिंग होगी और इक्विटेबल शेयरिंग होगी। ये 3 गोल थे जिसको इस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पे बात की गई थी और ये मेजर गोल थे इस ट्रीटी के। तो कन्वेंशन जो ये था ये सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था अर्थ समिट में, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। और ये जो आपका कन्वेंशन है ये फोर्स में आया है 29 दिसंबर 1993 में। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट डेट है इसको आपको ध्यान रखना है। CBT का 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी बनाया गया। पहला आपका कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, दूसरा है आपका नगोया प्रोटोकॉल। तो ये 2 प्रोटोकॉल आपकी क्वेश्चंस में आते हैं, कई सारे इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के बारे में बस आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, बट कार्टेजिना प्रोटोकॉल क्या होता है एंड नगोया प्रोटोकॉल क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो अगेन इस वीडियो में मैं सिर्फ ब्रीफ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही कवर कर रही हूँ। डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी आपकी बेसिक वीडियो है, उसमें आप देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल क्या है, ये आपका बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल भी बोला जाता है इसको, और ये जनवरी 2000 में बनाया गया था और इसको अडॉप्ट किया गया था। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है बायोडाइवर्सिटी पे, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जो भी हमारी बायो टेक्नोलॉजी का मतलब रिजल्ट होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसा
कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई आप मान लीजिए कि खेती की कोई बीज है जो कि बायोटेक्नोलॉजी से यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है इंडिया में, उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस, तो उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, ये सारे कुछ कार्टेजिना प्रोटोकॉल में बताए गए थे। इसको अडॉप्ट किया गया था 29 जनवरी 2000 में, और ये एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, और फोर्स में ये आया था 11 सितंबर 2003 में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, ये फोर्स में कब आया था और इसको अडॉप्ट किस दिन किया गया था, ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नगोया प्रोटोकॉल के बारे में। ये आपका जो है ये अडॉप्ट किया गया था 29 अक्टूबर 2010 को नगोया में, जापान में जो कि है, और ये फोर्स में आया था 12 अक्टूबर 2014 में। नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। तो ये क्या है, ये आपका जो नगोया प्रोटोकॉल है ये जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में बताता है कि किस तरीके से हमें जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज़ करना है, और उसका जो बेनिफिट होना चाहिए वो हर एक कंट्री को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास उसकी इन्फॉर्मेशन है या उसकी नॉलेज है तो वो दूसरों से शेयर नहीं करेगा। यहाँ पे फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स की बात की गई थी। और ये जो था ये भी एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। अगेन मैंने आपको बताया ये दोनों ही प्रोटोकॉल, अगर आपको नहीं पता है इस प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में तो आपको बेसिक वीडियो देखनी पड़ेगी और उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सम ऑफ मेनी इशूज़ डेल्ट विद अंडर द कन्वेंशन इंक्लूड, ये जो कन्वेंशन थे इसमें क्या क्या इशूज़ डिस्कस किए गए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेजर्स द इंसेंटिव्स for the convention sustainable use of biological diversity, regulated access to genetic resources and traditional knowledge including prior informed consent of the party providing resources, technical and scientific cooperation, एक्सेस एंड ट्रांसफ़र टू द टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी होगी वो लोगों में ट्रांसफ़र करना, डिफरेंट कंट्रीज़ की आपस में ट्रांसफ़र करना, एंड लोकल कम्युनिटी की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी यूज़ करना है, उसको ट्रांसफ़र करना, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नेशनल रिपोर्टिंग ऑन एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट ट्रीटी कमिटमेंट्स। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है शेयरिंग इन फेयर एंड इक्विटेबल वे, एंड लास्ट है आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्लोबल डायरेक्टरी टू टैक्सोनॉमिक एक्सपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेरिस एग्रीमेंट, जिसको हम अकॉर्ड पेरिस भी बोलते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट है आपका ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम UNFCCC बोलते हैं, उसका एक एग्रीमेंट है, और इसमें बात की जाती है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मिटिगेशन की, एडेप्टेशन की एंड फाइनेंसिंग की। ये रेटिफाई हुआ था ईयर 2016 में। तो जो एग्रीमेंट की लैंग्वेज है वो एक निगोशिएशन है पार्टीज़ के बीच में, रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, एंड ऑलमोस्ट 196 स्टेट पार्टीज़ हैं इसकी। 21st कॉन्फ्रेंस जो थी, जो UNFCCC की थी पेरिस में, वहाँ पे इसको मतलब अडॉप्ट किया गया था वहाँ पे, और ये मतलब इसको अडॉप्ट करने का जो डेट है वो है आपकी 12 दिसंबर 2015। मार्च 2009 में बहुत सारे मेंबर मतलब ऑलमोस्ट 195 मेंबर्स ने इसको साइन कर दिया इस एग्रीमेंट को, और 185 जो थे वो उन्होंने इसको रेटिफाई भी किया, बिकम पार्टी टू इट। तो उसके बाद इसका जो लॉन्ग टर्म गोल है पेरिस एग्रीमेंट का वो ये है कि जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का उसको हम 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे। ये इसका एवरेज मतलब ये इसका इम्पॉर्टेंट गोल है जो कि आपको ध्यान रखना है, इसको आपको एकदम ही मतलब दिमाग में बैठा लेना है इस टॉपिक को कि क्या गोल है इसका, क्या लॉन्ग टर्म गोल है। तो अभी जो आज का टेम्परेचर है मतलब इस टाइम का जो अभी का टेम्परेचर है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। तो इन्होंने बोला है पेरिस एग्रीमेंट में ये बात की गई है कि हम इसको रिड्यूस करेंगे टिल 2.2 डिग्री सेल्सियस या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या है और ये अर्थ टेम्परेचर क्या होता है, इस सबको मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर ये जो पेरिस एग्रीमेंट है इसमें जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अपनी मतलब उनके ऊपर कोई फोर्स मैकेनिज्म नहीं है, उनको बोला गया है कि आप खुद से इसमें पार्ट ले सकते हैं और मिटिगेशन जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। उनको खुद से प्लान करना होगा, उनको रेगुलरली रिपोर्ट्स देनी होगी एक दूसरे को, और खुद से टारगेट्स को सेट करना होगा। जो भी उनके कोई भी स्पेसिफिक टारगेट नहीं होगा, पर जो अभी जो आज मतलब इस ईयर का जो टारगेट है 2019 का जो टारगेट है वो ऑफकोर्स अगर आप 2020 में सेट कर रहे हो तो उससे ज़्यादा होना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका द एम ऑफ द एग्रीमेंट इज टू डिक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग। एज मैंने आपको बताया कि जो एम है इसका वो यही है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज करेंगे, और मतलब इसके बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन भी हैं जो UNFCCC के थ्रू ही होगा। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंक्रीज ऑफ जो ग्लोबल टेम्परेचर है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना। देन इंक्रीज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो हमारा क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इम्पैक्ट है, मतलब ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाना एंड गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाना, उसको उसके साथ अडेप्ट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है आपका मेकिंग फाइनेंस फ्लोज कंसिस्टेंट। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हैं ये मतलब क्लाइमेट चेंज के फील्ड में, बट उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको पैसे प्रोवाइड करना, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड जो कि आपकी बेसिक वीडियो में मतलब दी हुई है। इसका बेसिक वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मतलब ये क्रैश कोर्स में आपकी कवर नहीं की जा सकती हैं, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़ी है यहाँ पे, वो आप बेसिक वीडियो से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इंक्लूडिंग दैट सो कॉल्ड 20-20-20 टारगेट्स। इसमें 20-20-20 टारगेट्स सेट किए गए हैं। 20 टारगेट क्या होते हैं? रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बाय 20%, इंक्रीज ऑफ RES शेयर बाय 20% एंड इंक्रीज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सेविंग 20% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। ये 20-20-20 गोल हैं। ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पेरिस एग्रीमेंट के। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? ISA जिसको बोलते हैं, और ये एक अलायंस है मोर देन 123 कंट्रीज़ का। देखिए बेसिक वीडियो में मैंने आपको बताया था 122, अभी रिसेंटली बोलीविया ने ज्वाइन किया है इसको, तो 123 अभी टोटल हो गए हैं। तो ये जो डेटा है वो ध्यान में रखिएगा, 123 हैं। ओके, तो अब अगर हम देखें कि वो इसमें क्या क्या कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट ले सकती हैं, ये इंडिया ने स्टार्ट किया है, इसलिए ये टॉपिक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए और इसकी बेसिक वीडियो देख लीजिए। तो ये जो आपका सोलर अलायंस था, ये अलायंस इंडिया ने स्टार्ट किया है, और इसमें 123 कंट्रीज़ हैं एक साथ। इसमें वो कंट्रीज़ को बोला गया है पार्ट लेने के लिए जो एक सनशाइन कंट्री हैं, जहाँ पे जो टॉपिक ऑफ कैंसर पे या तो कम्प्लीटली पढ़ती हैं या तो पार्टली पढ़ती हैं, या फिर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पार्टली पढ़ती हैं या कम्प्लीटली पढ़ती हैं। उसके अलावा बाकी जो मेंबर्स हैं UN के, वो भी इसमें आ सकते हैं, इसके पार्ट ले सकते हैं, बट उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगी। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका अलायंस का वो ये है कि हम जो सोलर एनर्जी है उसको एक्सप्लॉइट करें, उसको कम्प्लीटली यूज़ करें, और अपनी जो डिपेंडेंसी है, हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी है, वो हम रिड्यूस करें। बोलीविया इस वक्त लेटेस्ट कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है इस अलायंस को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोलीविया को विजिट किया था 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को विजिट किया था, और वहाँ पे मतलब इन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। बोलीविया ने वहाँ पे एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ। अभी इस वक्त 55 अदर मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको रेक्टिफाई किया है। ऑलमोस्ट टोटल 123 मेंबर्स हैं इस अलायंस के। जो इनिशिएटिव है इसका, ये सबसे पहले प्रपोज किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इन्होंने स्पीच दी थी नवंबर 2015 में वेम्बले स्टेडियम में, और वहाँ पे इन्होंने बोला था सनशाइन कंट्रीज़ को एज सूर्यपुत्र। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा आप। जो डेट है आपकी, किसने कहा था, क्या बोला था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा द अलायंस, ये जो अलायंस है ये आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड अलायंस है। कंट्रीज़ जो भी हैं वो इसमें आ सकती हैं, जो भी टॉपिक्स पे पढ़ती हैं कंट्रीज़, या फिर जो नहीं पढ़ती हैं टॉपिक्स पे वो भी इस पर आ सकती हैं, बट उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, और वो भी सारे बेनिफिट्स एंजॉय करेंगी जो भी आपकी मतलब जो कंट्रीज टॉपिक्स पे पढ़ती हैं, जो मेंबर्स होंगी, उनके साथ साथ जो नहीं पढ़ती हैं वो भी वो सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकती हैं, एक्सेप्शन ऑफ वोटिंग राइट्स। तो ये जो इनिशिएटिव था वो लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया अफ्रीका समिट के दौरान, एंड इसमें मीटिंग जो थी उसमें मेंबर कंट्रीज़ थे। 2015 के यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुआ था, फ्रेमवर्क जो था ये ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए मोरक्को में नवंबर 2016 में, और 122 कंट्रीज़ ने उसको ज्वाइन किया था उस टाइम पे। इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में है, और जनवरी 2016 में नरेंद्र मोदी ने एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रेंकोइस होलांडे ने ज्वाइन किया था। एक फाउंडेशन लेड स्टोन डाली थी, मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा था वहाँ पे ISA के हेडक्वार्टर के लिए, और इनॉग्रेट किया था गुरुग्राम में। और ये NISC जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया था, वहाँ पे इसको बनाया जाएगा।
फिर इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 5 एकड़ लैंड दिया है वहाँ पे और NIST कैंपस के लिए, और उसके साथ साथ उन्होंने 1.75 रुपीज़ बिलियन दिए हैं, जो कि $24 मिलियन होता है कैंपस बनाने के लिए और मीटिंग एक्सपेंडिचर के लिए भी फर्स्ट 5 ईयर्स की। इस अलायंस को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन अलायंस भी बोलते हैं। जो फोकस इसका वो ये है कि हम सोलर पावर को पूरी तरीके से यूटिलाइज करें, और उसके साथ साथ ये इसको अलायंस मतलब इसको फॉर्म करके ये भी पता चलता है कि इंडिया की कितनी ज़्यादा कमिटमेंट है पेरिस एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो इसके अलावा इंडिया ने जो इंडिया के इंपॉर्टेंट डेटाज हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और इंडिया ने ये भी बोला है पेरिस समिट में कि ऑलमोस्ट 40% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो ये रिड्यूस करेगा, नॉन फॉसिल सोर्सेज पे ये बेस्ड करेगा बाय 2030। इसके अलावा वर्ल्ड कॉपरेशन की भी बात की गई है इस अलायंस में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जो है अबू धाबी में हुआ था, वहाँ पे जनवरी 2018 में इंडिया ने अनाउंस किया था कि एस्टिमेटेड जो बजट देगा इंडिया वो $350 मिलियन होगा, जो कि सोलर डेवलपमेंट फंड की तरह मतलब इन्होंने इसको अनाउंस किया है कि ये सोलर डेवलपमेंट फंड होगा जो कि सोलर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग में यूज़ होगा। तो इंडिया ने अगेन ये फंड प्रोवाइड किया है। अभी तक ऑलमोस्ट 74 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने साइन किया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है साइन और एग्री के लिए, रेटिफाई एंड एग्री, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एग्री होना एंड रेटिफाई करना। तो 2 तरीके के डेटा आपको मिल सकते हैं। कहीं कहीं पे लिखा होगा कि इतनी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एग्री किया है। एग्री वाली जो कंट्रीज होंगी वो हमेशा ज़्यादा होंगी रेटिफाई के लिए, और रेटिफाई वाली कंट्रीज होंगी वो जो डेटा होगा वो हमेशा कम होगा। 74 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने रेटिफाई किया है, मतलब साइन किया है, और 52 हैव रेटिफाइड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ ISA। With ratification by 15 countries, the ISA will become a treaty-based intergovernmental international organization. It will be recognized by UN लीगली टू बिकम फुली फंक्शनेबल। तो रेटिफाई जिन्होंने किया है, जितनी भी कंट्रीज़ ने इन्होंने रेटिफाई किया है उन्होंने अपनी कंट्री में उसको लीगल मान लिया है, और जितनी एग्री हुई हैं वो फ्यूचर में इसको रेटिफाई करेंगी। ओके, तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट अग्रीड कंट्रीज़ एंड रेटिफाइड कंट्रीज़। अब हम बात करेंगे जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आई होप आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी टॉपिक नहीं क्लियर है तो बेसिक वीडियो देख लीजिए। जो भी टॉपिक्स आपके नहीं क्लियर हैं वो मैंने अच्छे से बेसिक वीडियोज़ में आपको कवर कराए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द सिग्नेचर ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर है आपका, आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर है आपका बी, दैट इज इंटरनेशनल ओजोन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। Right answer is B, that is biodiversity. Next question is, arrange the following greenhouse gases in decreasing order of their life span. तो यहाँ पे आपको ग्रीन हाउस गैसेज दी हुई हैं और उनके लाइफ स्पैन के बेसिस पे आपको इनको अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो राइट ऑप्शन विल बी, आप आंसर दे दीजिए वीडियो पॉज करके। सो राइट आंसर विल बी A, that is 1, 2, 3 and 4. Next question is, based on what the Kyoto Protocol set emission reduction targets for the group of greenhouse gases. So right answer will be B, that is carbon dioxide equivalents. Next question is, with minor exception, which of the following have been phased out completely globally? Right answer is C, that is chlorofluorocarbons. Next question is, when did the Kyoto Protocol enter into force? Right answer is C, that is 2005. Next question is, when did the Montreal Protocol entered into force? And the right answer is C. Next question is, which of the following are features of Paris Agreement? So what you have to do, you have to read the different statements and then you have to answer the question. So right answer है आपका C. Next question is, clean development mechanism are defined by. Right answer is D, that is Kyoto Protocol. Next question is, India has ratified the Paris Agreement on climate change on what date? On what date? Or which date? Right answer is A, that is October 2. तो ये आपके इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे आज के। इसके अलावा जो भी आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आपके वो न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ में करवाए हैं। इसके अलावा जो पीपल एंड एनवायरनमेंट के क्विजेज़ हैं उसमें भी मैंने करवाए हैं, वो दोनों ही वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।